वक्फ बोर्ड बना करके सालों तक जिन लोगों ने मलाई खाई, अब उनकी दुकानों पर ताला जड़ने वाला है और यही वजह है कि हंगामा हो रहा है। आपने हंगामे की तस्वीर राज्यसभा की देखी। अब लोकसभा में 2 बजे जब बिल रखा जाएगा तो वहां पर भी रिपोर्ट जो रखी जाएगी वहां पर भी इसी तरीके से हंगामा हो सकता है। लेकिन एक्ट में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं आपको वो बता देते हैं। देखिए, पुराना कानून क्या कहता है कि किसी भी जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर सकता है, लेकिन अगर नया कानून बन जाता है तो वक्फ के दावे की जांच की जाएगी और उसके बाद ही वो जमीन उन्हें दी जाएगी। वक्फ की ट्रिब्यूनल में अपील होगी, पीड़ित हाईकोर्ट जा सकेंगे। पहले ट्रिब्यूनल जाना पड़ता था, लेकिन अब हाईकोर्ट में जाकर के सीधे बता सकते हैं। पुराना कानून और क्या कहता है वो भी समझिए। वक्फ भूमि की जांच नहीं हो सकती है, ये भी इनके कानून में लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही नया कानून बनेगा, कलेक्टर स्तर पर जांच की जाएगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। पुराना कानून कहता है कि दूसरे धर्म के लोग नहीं होंगे इनके बोर्ड में, लेकिन नए कानून में ऐसा नहीं है। नए कानून में यह बता दिया गया है कि दूसरे धर्मों के लोगों और महिलाओं को भी इसमें आपको शामिल करना पड़ेगा। और इसे लेकर के इतना विवाद हुआ कि आखिरकार दूसरे धर्म के लोगों को आप वक्फ बोर्ड में और वक्फ बिल को लेकर के इस तरीके से जगह नहीं दे सकते हैं। तो जेपीसी की रिपोर्ट सामने आ गई है और जेपीसी की रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें क्या बदलाव है नए कानून पुराने कानून को लेकर, वो आपने यहाँ पर जाना और समझा। और इसके बाद अब ये तय माना जा रहा है कि राज्यसभा में तो रिपोर्ट पेश कर दी गई है, कुछ ही देर में लोकसभा में भी पेश कर दी जाएगी। यानी कि उसके बाद वो दिन भी करीब है जब वक्फ की मनमानी का दी एंड हो जाएगा। हमारे वजूद को मिटाने के लिए, हमारे मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारे कब्रिस्तानों को खत्म करने के लिए मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया। ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रस्तुत हो जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है उसका फायदा गरीब, पसमानदा, आम मुस्लिम्स को मिल सके। बस कुछ ही घंटे का इंतजार है, बस कुछ ही घंटे बाद वक्फ शायद इतिहास बन जाएगा। जिस वक्फ की मनमानी सालों तक हमने आपने देखी, किसानों ने झेली, आम लोगों ने झेली, उस वक्फ बोर्ड की मनमानी वाला चैप्टर अब शायद जल्द की हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जमीन खोर वक्फ का खेल अब खत्म होने वाला है। जो वक्फ बोर्ड भस्मासुर बनकर लोगों की जमीनों को, मंदिरों की जमीनों को सालों तक हड़पता रहा, अब उसे सभी इनलीगल जमीनें लौटानी होगी और आगे से वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी भी नहीं कर पाएगा। वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसना कितना जरूरी हो गया है। जब हम आपको आंकड़े बताएंगे तो आप भी शायद यही कहेंगे कि वक्फ पर शिकंजा तो पहले ही कसा जाना चाहिए था, लेकिन देर हो गई। तो देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। रिपोर्ट बताती है कि वक्फ बोर्ड के पास अभी पूरे देश में 9 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति है। सेना और रेलवे के बाद वक्फ भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। यानी कि सेना और रेलवे के बाद अगर कोई देश में सबसे ज्यादा जमीनों और प्रॉपर्टी का मालिक है तो वो वक्फ ही है। लेकिन वक्फ की संपत्ति को लेकर विवाद भी है। दावा किया जा रहा है कि वक्फ ने यह संपत्ति ऐसे नहीं बना ली, सालों साल तक इसने सरकारी जमीनों पर, किसानों की जमीनों पर और गरीबों की जमीनों पर कब्जे किए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, 9 लाख एकड़ संपत्ति रखने वाले वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कुल 58,898 अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं। इनमें 5,220 अतिक्रमण के मामले देश भर में ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं, जबकि 1,340 मामले संपत्ति हड़पने के भी चल रहे हैं। जब हमने फाइनली रिपोर्ट तैयार किया तो क्लॉज बाय क्लॉज पे हमने अमेंडमेंट मांगा था और उसमें हमने उन अमेंडमेंट्स पे सभी पे एक क्लॉज बाय क्लॉज के अमेंडमेंट्स पे वोट कराया था और जो मेजॉरिटी से था उसको अमेंडमेंट्स को हमने अडॉप्ट किया। तो इस तरह से 14 क्लॉजेज में 25 अमेंडमेंट्स हमारे अडॉप्ट हुए हैं। फिर फाइनली हमने रिपोर्ट को फिर वोटिंग से अडॉप्ट किया है। वक्फ की संपत्ति पर अतिक्रमण की राज्यवार तरीके से अगर बात करें तो पहले नंबर पर पंजाब है। दावा है कि पंजाब में वक्फ पर 42,684 जमीनों पर अतिक्रमण करने का आरोप है और इस मामले में 48 केस भी चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश इस मामले में तीसरे पायदान पर है। Whether those who are considered by majority or those who are rejected by the majority, all reports are included in the JPC report
which was tabled in Rajya Sabha today and which would be tabled in Lok Sabha. टाइप जो होते हैं उसमें लिखित रूप से भी होते हैं और फिजिकल भी लोग आते हैं। तो सबसे पहले तो जेपीसी ऑन वक्फ बिल बहुत अच्छा काम किया। आज राज्यसभा में जब टेबल करते समय कुछ अपोजिशन एमपीज ने ऑब्जेक्शन रेज किया और ये कहा कि उनके डिसेंट नोट को हटाया गया है। मैंने जेपीसी चेयरमैन से बात किया और सेक्रेटरीट से जानकारी लेकर के फिर मैंने राज्यसभा में बताया कि रिपोर्ट पूरा पेश किया गया है। रिपोर्ट के साथ जो एनेक्शियर है वो भी सदन के पटल पर रखा गया है। उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो एनेक्शियर है उसमें डिसेंट नोट में अगर कुछ कमिटी के ऊपर में सवाल उठाता है, जैसे कास्टिंग ऑफ एस्पर्शन ऑन द कमिटी, जो चेयरमैन को लगता है कि ये सही नहीं है तो चेयरमैन के पास पावर है उसको हटाने का। रिपोर्ट को नहीं हटाना है, वो पोर्शन को हटाने का चेयरमैन का पावर है, वो रूल में ही लिखा हुआ है। तो हर चीज़ रूल के मुताबिक हुआ है। फिर भी हमने फिर राज्यसभा में बताया अगर जो अपेंडिक्स जो किया है, जो एनेक्शियर में कुछ रिपोर्ट अगर उनको लगता कि नहीं हटाना चाहिए तो चेयरमैन को बोल सकते हैं और इसको अगर सही लगेगा तो चेयरमैन स्पीकर उसको इंक्लूड कर सकता है। तो इसको जेपीसी का रिपोर्ट को इलीगल बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना, ये तो ठीक बात नहीं है। ये ऑल पार्टी मिलकर के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया है, ये कोई एक पार्टी का तो है नहीं, ये सिर्फ एनडीए का रिपोर्ट नहीं है, ये पार्लियामेंट का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। इस रिपोर्ट का महत्व होता है और इसके खिलाफ में अगर आप बोलते हैं तो आप अपना रिपोर्ट को आप खारिज कर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक रिपोर्ट का सवाल है उसमें विभाजित मत हो सकते हैं। देयर कैन बी डिफरेंसेस इन द ओपिनियन विद इन द जेपीसी। सो देर आर बेसिकली two opinions. One is those who are in the government, they might have separate opinion than those who are in opposition. But even the opposition views are also been put in the annexure. So it is wrong to say that the opposition's dissent notes are not included in. जो कृत्य अमानतुल्ला खान ने किया, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मुझे लगता है जल्दी वो वहीं होंगे जहां उनको जाना चाहिए। तो आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला कहाँ, ये बड़ा सवाल है। देखिए, जो अमानतुल्ला खान पुलिस को धमकाते हुए कह रहा था कि ये हमारा इलाका है, वही अमानतुल्ला अब अपने इलाके में ढूंढने से नहीं मिल पा रहा है। कई दिनों से अपने घर से फरार है। दिल्ली में छापेमारी हो रही है, मेरठ से ढूंढा जा रहा है, लेकिन अमानतुल्ला खान कहाँ है अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। पुलिस जगह जगह पहुंच रही है, छापेमारी कर रही है, रेड डाल रही है, आखिरी लोकेशन पता लगाया लेकिन कुछ पता नहीं चला। जब बदमाश शावेज खान को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची थी तो अमानतुल्ला खान धमकी दे रहे थे कि जान बचानी है तो भाग जाओ, ये हमारा इलाका है। वही अमानतुल्ला खान अब अपने इलाके से पुलिस से बचकर कहीं छिपे हैं। करीब 60 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अमानतुल्ला खान का कहीं कोई सुराग नहीं लग रहा है। अमानतुल्ला खान को दिल्ली की पुलिस राजस्थान में ढूंढ रही है, यूपी में ढूंढ रही है, और तो और अमानतुल्ला खान के दिल्ली में जहां ठिकाने हैं वहां ढूंढा जा रहा है। लेकिन अमानतुल्ला खान पुलिस की गिरफ्त से भी अभी तक दूर है। अमानतुल्ला खान भी समझ चुके हैं कि एक्शन तगड़ा होगा, इसीलिए पुलिस पकड़े उससे पहले अमानतुल्ला खान अपने बचाव के हथकंडे अपना रहे हैं। अमानतुल्ला खान ने अब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगा दी है। अमानतुल्ला खान चाहते हैं कि वो पुलिस के हाथ लगे उससे पहले उन्हें जमानत मिल जाए और वो जेल जाने से बच जाए। अमानतुल्ला खान अच्छी तरह ये जान चुके हैं कि इस बार उन्होंने कुख्यात बदमाश शावेज खान को पुलिस कस्टडी से भगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। गलती इसलिए भी क्योंकि शावेज खान 7 साल से फरार चल रहा था। साल 2018 से पुलिस को उसकी तलाश थी। बड़ी मुश्किल से शावेज शाहीन बाग इलाके में पुलिस के हाथ आया था, लेकिन अमानतुल्ला खान ने पुलिस से हाथापाई करके उसे भगा दिया।
अब दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कई गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ऐसी धाराएं लगाई है जिसमें जमानत की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अमानतुल्लाह खान इसे राजनीतिक साजिश